दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है। यह कहानी एक ऐसी गलती की है जो अगर आप कर दें तो शायद वापस लौटकर कभी बता भी न पाएं। मेरा नाम आदित्यनाथ शर्मा है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं लखनऊ में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूं। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन मेरी एक आदत मुझे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। मुझे रात से प्यार था। हाँ, अंधेरा मुझे डराता नहीं था, बल्कि अपनी ओर खींचता था। मैं अक्सर रात को अकेले घूमने निकल जाता था, पुरानी जगहों पर, सुनसान गलियों में और कभी-कभी कब्रिस्तानों के पास भी। मेरे दोस्त कहते थे, तू पागल है, लेकिन मुझे लगता था मैं बस सच जानना चाहता हूं। मेरे पास एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर था। मैं उसे हमेशा अपने साथ ले जाता था और खाली जगहों पर बैठकर रिकॉर्डिंग करता था। मुझे उम्मीद होती थी कि शायद कोई अनसुनी आवाज रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन महीनों तक मुझे कुछ भी खास नहीं मिला। एक रात करीब 1 बजे मैं अपने कमरे में बैठा था। मैंने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग से सुनी और तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई नॉर्मल बैकग्राउंड साउंड है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो मेरी सांस रुक गई। वह आवाज मेरी ही थी, लेकिन मैंने वो बातें कभी बोली ही नहीं थीं। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था, तू क्यों आया यहां? मैंने तुरंत वह रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। फिर से वही आवाज, मेरी आवाज, लेकिन शब्द मेरे नहीं थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने उस रिकॉर्डिंग का टाइम देखा। वह रिकॉर्ड हुई थी 3 दिन पहले, जब मैं एक पुराने कब्रिस्तान गया था। और वही पहली बार था जब मैंने वारसोली कब्रिस्तान का नाम सुना था। मुझे याद आया, 3 दिन पहले मैं एक चाय की दुकान पर बैठा था। तभी एक आदमी मेरे पास आया। उसकी उम्र करीब 40 साल होगी। चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। वह मेरे पास बैठा और बोला, तू रिकॉर्डिंग करता है ना? मैं चौंक गया। मैंने कहा, आपको कैसे पता? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तेरे जैसे लोगों को मैं पहचानता हूं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वह धीरे से झुका और बोला, अगर सच में कुछ सुनना है तो वारसोली कब्रिस्तान जा। मैंने हंसकर कहा, वहां क्या मिलेगा? उसकी आंखें अचानक बदल गईं। वह बोला, वहां आवाजें खुद तुम्हें ढूंढ लेंगी। उस समय मुझे उसकी बात मजाक लगी, लेकिन अब जब मैंने वह रिकॉर्डिंग सुनी तो सब कुछ जुड़ने लगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मुझे वहां जाना ही होगा। मैंने अपने दोस्त रोहित को कॉल किया और पूछा, चलेगा? वह बोला, कहां? मैंने कहा, वारसोली कब्रिस्तान। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर वह बोला, तू सीरियस है? मैंने कहा, इस बार कुछ अलग है। उसने बिना ज्यादा सवाल किए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। हमने प्लान बनाया कि रात को ही जाएंगे और वहीं रुकेंगे। उस रात हम दोनों बाइक से निकले। जैसे जैसे हम शहर से दूर जाते गए, रास्ता खाली होता गया। आसपास सिर्फ जंगल और अंधेरा था। करीब 11 बजे हम वारसोली गांव पहुंचे। गांव पूरी तरह शांत था, जैसे कोई वहां रहता ही नहीं हो। एक घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उससे पूछा, कब्रिस्तान का रास्ता? वह धीरे से उठा और हमारी तरफ आया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम लोग वापस नहीं आओगे? मेरे दोस्त रोहित ने हंसते हुए कहा, अंकल डराओ मत। लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं हंसा। वह बोला, डर मैं नहीं रहा, तुम्हारे लिए डर रहा हूं। फिर उसने हाथ से एक रास्ता दिखाया, सीधे जाओ, लेकिन अगर रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो रुकना मत। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं थे। हम आगे बढ़े। करीब 15 मिनट बाद हमें वह गेट दिखा, वारसोली कब्रिस्तान। गेट खुला हुआ था, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया और अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया, रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसी वक्त मेरे कान के पास एक आवाज आई, तू वापस आ गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो सन्नाटा। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम है। लेकिन अंदर से
मुझे पता था ये वहम नहीं था। मैंने अपने हाथ में पकड़ा, रिकॉर्डर चेक किया, वो अपने आप चालू हो चुका था। मैंने रोहित से कहा, शायद आज कुछ मिलेगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मिट्टी की चरमराहट की आवाज और दिल की धड़कन दोनों बढ़ती जा रही थी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। जहां तक टॉर्च की रोशनी जाती बस कब्रें ही दिखती थीं। कुछ कब्रें टूटी हुई थीं, कुछ आधी जमीन में धंसी हुई और कुछ पर नाम भी नहीं था। रोहित ने धीरे से कहा, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, डर गया क्या? लेकिन सच ये था, मैं खुद डर रहा था। हमने कब्रिस्तान के बीच में एक जगह चुनी जहां एक पुराना पेड़ था। हम वहीं बैठ गए। मैंने रिकॉर्डर को अपने सामने रख दिया और धीरे से कहा, अगर यहां कोई है तो हमसे बात करो। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर हवा चली, लेकिन यह हवा अलग थी, ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी। रोहित ने कांपते हुए कहा, अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे रिकॉर्डर से हल्की हल्की आवाज आने लगी थी, खर्र खर्र, जैसे कोई उसमें सांस ले रहा हो। मैंने रिकॉर्डर उठाया और उसे अपने कान के पास ले गया और जो मैंने सुना उसने मेरी रूह जमा दी। रिकॉर्डर से अचानक धीमी आवाज आई, मत रुको। मैंने तुरंत रोहित की तरफ देखा और पूछा, तूने कुछ कहा क्या? वो डर गया और बोला, नहीं यार, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये आवाज रिकॉर्डर के अंदर से आई थी और वो भी बिना किसी के बोले। हम दोनों खामोश हो गए। कुछ देर बाद हमने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, चल थोड़ा घूम कर देखते हैं। हम उठे और कब्रों के बीच चलने लगे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं चला, आवाज फिर शुरू। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात साफ हो गई थी कि हम अकेले नहीं थे। तभी रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और डरते हुए बोला, आदित्य उधर देख। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और मेरी सांस रुक गई। एक कब्र के पास कोई खड़ा था, एक आदमी सफेद कपड़ों में, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास गए मुझे कुछ अजीब लगा। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। जब हम बिल्कुल पास पहुंचे मैंने टॉर्च उसकी तरफ पूरी रोशनी में डाली। रोहित चीख पड़ा। वो आदमी नहीं था, वो एक लाश थी, खड़ी हुई। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। चेहरा सड़ा हुआ, त्वचा काली पड़ चुकी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई और फिर उसने अपना मुंह खोला और जो आवाज निकली वो मेरी आवाज थी, तू क्यों आया यहां? मैं वहीं जम गया। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, भाग यहां से। लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तभी रिकॉर्डर से फिर आवाज आई, अब तुम नहीं जा सकते। और अचानक वो लाश हमारी तरफ दौड़ी और उसकी आवाज मेरी ही थी। उस पल मैंने पहली बार महसूस किया कि डर क्या होता है। रोहित पूरी ताकत से चिल्लाया, भाग आदित्य। और इस बार मेरे पैर जैसे खुद ब खुद चल पड़े। हम दोनों पीछे मुड़े और पूरी ताकत से भागने लगे। हम कब्रों के बीच से भाग रहे थे, पत्थरों पर ठोकर खा रहे थे, गिर रहे थे और फिर उठकर दौड़ रहे थे। लेकिन पीछे से वह आ रहा था। उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी सांस हमें बिल्कुल अपने पीछे महसूस हो रही थी, जैसे वह हमारे ठीक पीछे दौड़ रहा हो। रोहित हांफते हुए बोला, यह इंसान नहीं है। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा जो बर्फ जैसा ठंडा था। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं जोर से चीखा, हट जा, और झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
रोहित ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, किसी ने मुझे छुआ। हम दोनों वहीं रुक गए। अब चारों तरफ फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार वह सन्नाटा जिंदा था। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट आने लगी। कोई कह रहा था, रुको। कोई कह रहा था, मत जाओ, और कोई कह रहा था, यहीं रहो। ये आवाजें बहुत सारी थीं, औरतों की, बच्चों की, मर्दों की, सब एक साथ गूंज रही थीं। रोहित ने अपने कान बंद कर लिए और बोला, आदित्य, ये क्या है? मैंने चिल्लाकर कहा, यह हमें रोकना चाहते हैं। तभी मेरे रिकॉर्डर से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे जमीन पर फेंक दिया हो। हमने नीचे देखा तो रिकॉर्डर खुद ब खुद जमीन पर गिर गया था। उसकी स्क्रीन पर कुछ चल रहा था। मैंने उसे उठाया तो देखा कि उसमें एक वीडियो चल रहा था, जबकि मैंने तो कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वीडियो में हम ही थे। हम दोनों उसी जगह खड़े थे, लेकिन कुछ अलग था। वीडियो में हमारे पीछे कोई खड़ा था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई। वह सच में हमारे पीछे था, वही लाश, लेकिन इस बार उसका चेहरा और ज्यादा सड़ चुका था और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं। रोहित ने भी देख लिया और वह जोर से चीखा, भाग! हम फिर से दौड़ पड़े, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरा पैर जमीन में धंस गया और मैं गिर पड़ा। रोहित चिल्लाया, आदित्य! मैंने नीचे देखा और मेरे होश उड़ गए। जमीन के अंदर से हाथ निकल रहे थे। सड़े हुए, काले, टूटे हुए हाथ मेरे पैर को पकड़ रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, छोड़ो मुझे! मैंने अपना पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी रोहित मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। वह चिल्लाया, छोड़ इसे! आखिरकार मेरा पैर छूट गया और हम दोनों फिर से भागने लगे। लेकिन अब हम अकेले नहीं भाग रहे थे। हमारे पीछे बहुत सारे कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे पूरा कब्रिस्तान हमारे पीछे दौड़ रहा हो। हंसी, रोने की आवाज और चीखें एक साथ गूंज रही थीं। आगे गेट दिख रहा था, बस कुछ ही दूर था। लेकिन तभी हमारे सामने एक और चीज आ गई। एक औरत सफेद कपड़ों में हमारे सामने खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे और वह बिल्कुल चुप थी। हम रुक गए और मेरी सांस तेज हो गई। मैंने धीरे से कहा, हट जाओ। वह नहीं हिली। रोहित जोर से चिल्लाया, रास्ता छोड़। तभी वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसके बाल हटे और जो हमने देखा वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ सपाट त्वचा थी। न कोई आंख, न नाक और न ही कोई मुंह। रोहित कांप रहा था और मेरी हालत भी खराब हो चुकी थी। तभी उस औरत के चेहरे पर धीरे धीरे एक दरार बनने लगी और उस दरार से एक काला गड्ढा खुल गया, जैसे वह हमें निगलने वाला हो। और उसी पल मेरे कान के पास फिर वही आवाज आई, अब तुम यहीं रहोगे। वो आवाज मेरे कानों के बिल्कुल पास गूंज रही थी। मेरे सामने खड़ी वो औरत, जिसका कोई चेहरा नहीं था, उसके चेहरे की जगह बना वह काला गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। रोहित ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोला, आदित्य, कुछ कर, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। मेरे दिमाग ने अचानक काम करना शुरू किया। मैंने चारों तरफ देखा। गेट बस कुछ कदम दूर था, लेकिन उस औरत के बिना वहां पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने कहा था, अगर कोई तुम्हें रोके तो उसकी आंखों में मत देखना। मैंने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली और कहा, रोहित, उसकी तरफ मत देख, बस मेरे साथ भाग। रोहित कांपते हुए बोला, लेकिन वो सामने खड़ी है। मैंने जोर से कहा, आंखें बंद कर और भाग। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों आंखें बंद करके सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़े। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और हम उसके पार निकल गए। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस भागते रहे। गेट अब बिल्कुल सामने था। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। गेट चरमराया और खुल गया और हम दोनों कब्रिस्तान के बाहर आ गए। हम वहीं जमीन पर गिर पड़े। हमारी सांसें तेज चल रही थीं और दिल बेकाबू था। कुछ सेकंड तक हम कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर रोहित ने धीरे से कहा, हम बच गए। मैंने भी सिर हिलाया, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ।
हवा अब भी वैसी ही ठंडी थी। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरे होश उड़ गए। हम अभी भी कब्रिस्तान के अंदर ही थे। गेट जिसे हमने पार किया था वह हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे सामने खड़ा था। रोहित भी समझ गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, हम बाहर नहीं आए। तभी हमारे पीछे कदमों की आवाज आई। हमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वह फिर वहां था, वही लाश, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं और सब हमें ही देख रही थीं। रोहित की आवाज कांप गई। वह बोला, आदित्य, ये हमें जाने नहीं देंगे। मेरे दिमाग में अब एक ही बात साफ थी, यह जगह हमारे साथ खेल रही थी। यह रास्ता दिखाती थी लेकिन बाहर नहीं जाने देती थी। यह एक जाल था, ऐसा जाल जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। तभी मेरे हाथ में पकड़ा रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें इस बार एक साफ आवाज आई, रास्ता एक ही है। मैंने घबरा कर पूछा, कौन है? रिकॉर्डर से जवाब आया, जहां से आए थे वहीं जाओ। मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। मैंने तुरंत कहा, रोहित, हमें उसी पेड़ के पास जाना होगा। रोहित चिल्लाया, क्यों? मैंने कहा, वहीं से सब शुरू हुआ था और शायद वहीं खत्म होगा। पीछे से आवाजें अब तेज होती जा रही थीं। परछाइयां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, चल। और हम फिर से कब्रों के बीच उस पेड़ की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इस बार हर कदम के साथ मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे हम भाग नहीं रहे थे बल्कि हमें बुलाया जा रहा था। हम दोनों बिना पीछे देखे उस पुराने पेड़ की तरफ भाग रहे थे। हर कदम के साथ पीछे से आती आवाजें और तेज होती जा रही थीं। हंसी, रोना, फुसफुसाहट और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वह आवाजें हमारे नाम ले रही थीं। कोई कह रहा था, आदित्य रुक जाओ, और कोई कह रहा था, रोहित मत भागो। रोहित की हालत खराब हो चुकी थी। वह हांफते हुए बोला, ये हमारे नाम कैसे जानते हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस एक बात समझ आ रही थी कि यह जगह हमें पहचानती थी। आखिरकार हम उस पेड़ के पास पहुंच गए, वही पेड़ जहां हमने पहली बार बैठकर रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन अब वह वैसा नहीं था। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल चुकी थीं और वह हिल रही थी जैसे वह जिंदा हो। रोहित डर के मारे पीछे हट गया और बोला, यह क्या है? मैंने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। तभी मेरे रिकॉर्डर से फिर आवाज आई, नीचे देख। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे नीचे देखा और मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वह एक कब्र थी जिस पर नाम लिखा था, आदित्यनाथ शर्मा। मेरी सांस रुक गई। रोहित ने भी देखा और वह पीछे हटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? तू तो जिंदा है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी रोहित चिल्लाया, आदित्य, मेरे नीचे भी कुछ है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसके पैरों के नीचे भी एक कब्र थी जिस पर लिखा था, रोहित। उसकी आवाज टूट गई और वह बोला, हम पहले से मरे हुए हैं क्या? तभी जमीन हिलने लगी और वह कब्रें धीरे धीरे खुलने लगी। मिट्टी हटने लगी और अंदर से कुछ निकलने लगा। पहले हाथ, फिर चेहरे, सड़े हुए, टूटे हुए, और सबके चेहरे हमारे जैसे थे। हमारी ही शक्ल वाले दर्जनों लोग उन कब्रों से बाहर निकल रहे थे और हमें घूर रहे थे। रोहित जोर से चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, हर कोई जो यहाँ आता है अपनी जगह छोड़ जाता है। मेरे पूरे शरीर में झटके लगने लगे। अब सब कुछ साफ हो गया था। यह कब्रें उन लोगों की थीं जो यहां पहले आए थे और अब हम उनकी जगह लेने वाले थे। तभी वह सारे हमारे जैसे लोग धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल अजीब थी और उनकी मुस्कान उससे भी ज्यादा डरावनी थी। रोहित पीछे हटते हुए बोला, आदित्य कुछ कर। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ वह लोग थे और पीछे वह बिना चेहरे वाली औरत अब भी खड़ी थी। तभी मेरे दिमाग में एक आखिरी ख्याल आया। मैंने सोचा, अगर यह जगह हमें फंसा रही है तो हमें इसका खेल तोड़ना होगा। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, यह सच नहीं है, और मैंने उस कब्र पर जोर से पैर मारा जिस पर मेरा नाम लिखा था। जैसे ही मैंने उसे तोड़ा,
पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं और वह सारे हमारे जैसे लोग एक साथ चिल्लाने लगे, नहीं। जमीन फटने लगी, कब्रें टूटने लगीं और चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। वह सारे हमारे जैसे लोग जो अभी तक हमारी तरफ बढ़ रहे थे अचानक वहीं रुक गए। उनके चेहरे बदलने लगे, उनकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह दर्द आ गया। ऐसा दर्द जैसे कोई सदियों से कैद हो। रोहित चिल्लाया, आदित्य, यह क्या कर दिया तूने? मैं खुद भी नहीं जानता था। मैंने बस एक कोशिश की थी, लेकिन अब सब कुछ काबू से बाहर हो रहा था। तभी वह बिना चेहरे वाली औरत अचानक हमारी तरफ झपटी। इस बार वह पहले से भी तेज थी। रोहित चिल्लाया, भाग। लेकिन इस बार हम भाग नहीं पाए। उस औरत ने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था और उसी पल मेरे दिमाग में कुछ घुसने लगा। मुझे बहुत सारी तस्वीरें दिखने लगीं। लोग जो इस कब्रिस्तान में आए थे, डरते हुए, भागते हुए, चीखते हुए और फिर एक एक करके गायब हो जाते थे। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, अब तेरी बारी है। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं। मैंने अपने दूसरे हाथ से जमीन पर पड़ा पत्थर उठाया और सीधे उस औरत के हाथ पर दे मारा। जैसे ही पत्थर लगा, वह चीखी। वह ऐसी चीख थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। रोहित ने मुझे उठाया और चिल्लाया, चल अभी। हम दोनों आखिरी बार पूरी ताकत से भागे। इस बार हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गेट सामने था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गेट खुला हुआ था और उसके बाहर रोशनी थी। हमने बिना सोचे सीधे बाहर छलांग लगा दी और इस बार हम सच में कब्रिस्तान के बाहर थे। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। हमारी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद रोहित ने धीरे से कहा, हम बच गए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे हाथ पर जहां उस औरत ने पकड़ा था, वहां एक काला निशान था, जैसे किसी उंगली के निशान मेरी त्वचा में धंस गए हों। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने रोहित को कुछ नहीं बताया। हम वहां से तुरंत निकल गए। अगले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं अपने काम पर जाने लगा। रोहित भी ठीक था और ऐसा लगने लगा कि जो कुछ हुआ वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन मेरे मन में अब भी डर छिपा हुआ था। एक दिन मैंने हिम्मत करके मंदिर जाने का फैसला किया। मैं सुबह जल्दी उठा और सीधे मंदिर चला गया। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। तभी मेरी नजर अपने हाथ पर गई। वो काला निशान धीरे धीरे हल्का हो रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे अंदर से डर कम होने लगा। अगले कुछ दिनों में वो निशान पूरी तरह गायब हो गया। उसके बाद न कोई अजीब सपना आया, न कोई आवाज, न कोई डर। मैंने राहत की सांस ली। कुछ दिन बाद मैं और रोहित फिर मिले। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। रोहित बोला, शायद हम सच में बच गए। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, और अब कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। हम दोनों ने उस दिन कसम खाई कि अब कभी किसी अंधेरी और सुनसान जगह पर सच खोजने नहीं जाएंगे। समय के साथ सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उस रात ने मुझे एक बात सिखा दी, हर सच जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है। और इस बार हम सही समय पर लौट आए थे, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो।